एवरीवन। हम जो चैप्टर कर रहे थे कंपनी लॉ का, दैट इज़ इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। तो इसी को ही फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। आज कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे जो डिबेंचर से रिलेटेड है। जब भी डिबेंचर को इशू किया जाता है तो डिबेंचर कंपनी का एक तरह से बोरोड फंड होते हैं। तो कोई भी डिबेंचर इशू नहीं किया जाता जिसको वोटिंग राइट होगा किसी भी कंपनी के अंदर। ठीक है, नॉर्मली भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि उनको कोई वोटिंग राइट मिलेगा। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ होती हैं। जैसे सबसे पहला है इशू ऑफ डिबेंचर विथ पारी पासु क्लोज। जब डिबेंचर को इशू किया जाता है तो उसके अंदर पारी पासु क्लोज को इंसर्ट किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब डिबेंचर को रीपे किया जाएगा तो उनको प्रोपोर्शनेटली पे किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई डिबेंचर पहले रीपे होगा उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी, तो उनको प्रोपोर्शनेटली पे किया जाएगा। जब कंपनी के पास शॉर्टेज ऑफ कैश होगा या डिबेंचर को पे करने के लिए मनी अवेलेबल नहीं होगा, तो इसमें सारे ही डिबेंचर को कंपनी का क्रेडिटर माना जाएगा, उनको इक्वल रैंक दिया जाएगा। चाहे उनके चार्जेस की हम बात करें, मतलब जब भी उनकी रीपेमेंट होगी बाकियों के साथ उनको इक्वल रैंक ही दिया जाएगा। लेकिन अगर पारी पासु क्लोज नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि जो भी डिबेंचर हैं उनको रीपे कैसे किया जाएगा, उनके इशू की डेट के अकॉर्डिंगली उनको रीपे किया जाएगा। अगर डिबेंचर कुछ डिबेंचर होल्डर ने उनको होल्ड किया है और वो एक दिन इशू किए गए हैं तो उनकी जो रीपेमेंट की जाएगी उनके कॉन्सिक्यूटिव नंबर के अकॉर्डिंगली की जाएगी। तो एक कंपनी पारी पासु राइट अपने नए होल्डर को नहीं दे सकते हैं अगर ओल्ड डिबेंचर है उसके पास, जब तक कि इस तरह की अथॉरिटी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं होती हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट यूज़ होती है डिबेंचर विद ट्रस्ट डीड। जब डिबेंचर कंपनी को इशू किए जाता है क्या करती हैं कंपनी इशू, जो सिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं। सिक्योर्ड का मतलब किसी एसेट के ऊपर सिक्योर्ड होंगे, लेकिन कंपनी डिबेंचर होल्डर के पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं रखती है गिरवी, और ना ही अपनी प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो किसी को ट्रांसफ़र करती हैं। डिबेंचर होल्डर को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती हैं। लेकिन कंपनी क्या करती है, और कंपनी के लिए ये भी पॉसिबल नहीं होता कि हर एक डिबेंचर होल्डर के लिए अलग अलग चार्ज वो क्रिएट करे। तो इससे कंपनी के लिए क्या हो जाता है कि कंपनी ट्रस्टी अपॉइंट करती हैं। और ये ट्रस्टी क्यों अपॉइंट किए जाते हैं, ये डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए, उनके बेनिफिट के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। और एक ट्रस्ट डीड होती हैं जो वो इशू करती हैं, जिससे क्या होती हैं कि जो भी कंपनी डिबेंचर को इशू कर रही हैं तो उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर एक चार्ज क्रिएट हो जाता है जो ट्रस्टी के पास एज ए मॉर्गेज चला जाता है। इससे ट्रस्टी क्या होते हैं, एक तरह से वो कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच में मतलब एक कड़ी की तरह काम करते हैं। ट्रस्टी डीड के अंदर सारी कंडीशन लिखी जाती है जो डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को सेव करके रखती है। इससे ट्रस्टी के पास क्या पावर होती है कि अगर कंपनी डिबेंचर को रीपे करने में या प्रिंसिपल को रीपे करने में कहीं भी डिफ़ॉल्ट करती है तो ट्रस्टी के पास ट्रस्टी अपना रिसीवर अपॉइंट कर सकती है जो उन सिक्योरिटी को सेल करके मनी को रियलाइज करेगा। ट्रस्ट डीड ट्रस्टी और कंपनी के थ्रू मिलकर बनाई जाती हैं। जो बैंक्स होते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वो या तो एक साथ मिलकर ट्रस्टी की तरह काम कर सकती है या फिर वो इंडिविजुअली भी ट्रस्टी बन सकती हैं। और ट्रस्टी कंपनी खुद अपने डिबेंचर के लिए भी ट्रस्टी हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है ट्रस्ट डीड के अंदर कंटेंट क्या क्या लिखे जाते हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिबेंचर जो इशू किए गए हैं और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, पेमेंट जो रेट है, इंटरेस्ट की जो रेट है और उसकी पेमेंट की प्रोसीजर क्या होगी, प्रिंसिपल अमाउंट को कैसे पे किया जाएगा, उसकी कंडीशन, डेट और किस तरह से पे की जाएगा। कंपनी की प्रॉपर्टी की पूरी डिस्क्रिप्शन होती हैं जो डिबेंचर होल्डर के लिए एक तरह से सिक्योरिटी की तरह है। ट्रस्टी के राइट्स और ऑब्लिगेशन क्या होंगे अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती हैं पैसे को पे करने में। देन अगर डिबेंचर को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसकी नेचर, क्लास और प्रोसीजर क्या रहेगी।
अगर सिक्योरिटी की तरह अगर किसी प्रॉपर्टी को रखा गया है तो उसको मेंटेन करना और उसको इंश्योर्ड करवाना, तो इसका अरेंजमेंट कैसे होगा और ट्रस्टी को क्या कंपेंसेशन पे किया जाएगा, तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रस्ट डीड के अंदर लिखी जाती हैं। नेक्स्ट आता है कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो डिबेंचर होल्डर को अवेलेबल होती हैं। सबसे पहला तो है डिबेंचर होल्डर किसी चार्ज या मॉर्गेज के ऊपर सिक्योर्ड नहीं होते हैं, तो ये जो डिबेंचर होते हैं इनको मतलब क्या रेमेडीज़ हैं। अगर कंपनी इनके अमाउंट को पे नहीं करती है तो ये होल्डर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, डिक्री के लिए अपील कर सकते हैं। अगर कंपनी डिबेंचर को रीपे करने में इनकैपेबल है तो होल्डर क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर कंपनी के वाइंड अप के लिए अपील कर सकते हैं। अगर कंपनी वाइंड अप की प्रोसेस में है तो जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर हैं वो अपने अमाउंट को क्लेम करने के लिए भी कर सकते हैं कोर्ट में अपील कि उनको सिक्योर्ड डिबेंचर की तरह ही उनको उनका पैसा रीपे किया जाए। तो इस तरह से उनकी जो पेमेंट है वो की जा सकती हैं। इसके बाद आता है कि अगर डिबेंचर को मॉर्गेज या चार्ज की फॉर्म में एज ए सिक्योरिटी रखा गया है और जो डिबेंचर होल्डर इन सिक्योरिटी को सेल करवाना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं। सबसे पहला राइट टू फाइल ए सूट। डिबेंचर होल्डर अपने बिहाफ पर या दूसरे डिबेंचर होल्डर के बिहाफ पर जिनके लिए कंपनी की प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी रखा गया है तो वो कंपनी के अगेंस्ट स्यू फाइल कर सकते हैं और कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए अपील कर सकते हैं ताकि उनकी अमाउंट को पे किया जाए। इसको हम कॉमनली डिबेंचर होल्डर का एक्शन बोलते हैं। इस एक्शन से जो डिबेंचर होल्डर ने लिया है तो कोर्ट क्या करेगा, वो एक रिसीवर अपॉइंट कर देता है और अगर ज़रूरी हो तो एक मैनेजर भी जो कंपनी के बिजनेस को मैनेज करेगा और वो कंपनी की प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करेगा कि वो सेल करने के लिए मतलब एक तरह से उसको सेल किया जाएगा। फिर प्रॉपर्टी के लिए फाइनल परमिशन दे दी जाएगी तो उसको सेल कर दिया जाए और जो भी डिबेंचर होल्डर है उनके ड्यूज़ को पे कर दिया जाए। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। सिक्योर डिबेंचर के जो होल्डर होते हैं तो वो रिसीवर अपने आप अपॉइंट कर सकते हैं अगर उनके पास इस तरह की कंडीशन अवेलेबल है। तो जो रिसीवर अपॉइंट होगा उसके क्या राइट होंगे, जो प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी रखी गई थी उसको वो अपनी कस्टडी में ले सकता है, कंपनी के बिजनेस को चला सकता है, सिक्योर प्रॉपर्टी को वो सेल कर सकता है और डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए कोई भी प्लान बना सकता है और कोई भी अरेंजमेंट कर सकता है। फिर वो एक ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट करने के लिए अपील भी कर सकता है। नेक्स्ट है रियलाइजिंग द अमाउंट टू सिक्योरिटी बाय फोरक्लोजर। फोरक्लोजर का मतलब क्या होता है, डिक्री। इसमें जो मॉर्गेजर होता है प्रॉपर्टी के उसके सारे राइट ख़त्म हो जाते हैं जिस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया गया था, तो ये जो कोर्ट होता है वो डिक्री दे सकता है डिबेंचर होल्डर का जिससे डिबेंचर होल्डर उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल करके अपनी अमाउंट को रिसीव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है, डिबेंचर होल्डर के पूरे ग्रुप को जॉइंटली या पार्टी की फॉर्म में उनको सबसे पहले तो उनको जॉइंटली एक्शन लेना होता है और ये जो राइट होता है कंपनी क्या कर सकती है, दैट मीन्स ये राइट डिबेंचर होल्डर को कब मिलता है, अगर कंपनी अपनी उन कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करती हैं जो इशू के टाइम डिसाइडेड था। एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अगर डिबेंचर होल्डर चाहते हैं तो वो ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकते हैं कंपनी के वाइंड अप के लिए क्योंकि वो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं। अगर उनकी अमाउंट को पे नहीं किया गया है, प्रिंसिपल को, इंटरेस्ट को, तो वो वाइंड अप के लिए एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। सेल ऑफ सिक्योरिटी थ्रू ट्रस्टी। डिबेंचर के जो होल्डर होते हैं वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल भी करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रस्टी, जिसने ट्रस्ट डीड को बनाया है जिन्होंने, और उस अमाउंट को वो रियलाइज़ कर सकते हैं। रेमेडी इन केस ऑफ कंपनी बिकमिंग इंसॉल्वेंट। डिबेंचर होल्डर जो होते हैं अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती हैं तो उस केस में
कंपनी की जो एसेट है जो एज ए सिक्योरिटी रखी गई है तो उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन ये कंपनी के लेकिन वाइंड अप के बाद ऐसा नहीं होगा, फिर वो कोई क्लेम नहीं कर पाएंगे और ना ही कोई अमाउंट वो रियलाइज़ कर सकते हैं। अगर जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है वो उनके क्लेम को पूरी तरह से मीट आउट नहीं कर सकती हैं, फिर वो सिक्योरिटी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, लेकिन उनको इसके लिए जो बैलेंस उनका रह गया है उसको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स क्या कि डिबेंचर होल्डर, क्योंकि इनका जब कंपनी पैसा वापस करती हैं तो इनके पास इक्विटी प्रेफरेंस से पहले राइट होता है इनके पैसे को वापस लेने का, तो उसके लिए वो क्लेम भी कर सकती हैं। उसके लिए वो कह सकती हैं, उसके लिए वो एक्शन ले सकते हैं डिबेंचर होल्डर कि उनका जो अमाउंट है इधर वो प्रिंसिपल की फॉर्म में है या वो इंटरेस्ट की फॉर्म में है तो उनको वो रीपे कर दिया जाए। तो इस तरह से डिबेंचर होल्डर के पास कुछ राइट्स अवेलेबल होते हैं जिनको वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थैंक यू।